साथियों नमस्कार। डॉक्टर अम्बरीश आज लेकर उपस्थित हैं अमरकांत की लिखी कहानी हत्यारे। चलिए इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं। कुहार की एक शाम को पान की एक दुकान पर दो युवक मिले। आकाश साफ था, नीला और खुशनुमा भी था, और हवा आने वाले मौसम की स्मृति में चंचल। एक युवक गोरे रंग का, लंबा, तगड़ा और बहुत सुंदर था। यद्यपि उसकी आंखें छोटी छोटी थी। वह सफेद कमीज और आधुनिक फैशन की एक ऐसी तंग पैंट पहने था जिसको फाड़कर उसके बड़े बड़े सुडोल चूतड़ बाहर निकलना चाहते थे। पैरों में जूते थे किंतु मोजे नहीं थे, और बाल उल्टे फिरे थे। दूसरा युवक सांवला, ठिगना और तंदुरुस्त था। उसकी दाढ़ी, मूछें अपने साथी की तरह ही सफाचट थी। पोशाक भी उसी ढंग की थी, किंतु सिर पर कश्मीरी टोपी थी। पैंट का रंग चॉकलेटी न होकर भूरा था, और कमीज की दो बटनें खुली होने के कारण बनियान साफ दिखाई दे रही थी। हेलो डियर, हेलो शना, गोरा पास आकर खड़ा होकर गया। इतना लेट क्यों बेटे? हाँ भाई, बोर हो गए। कोई खास बात? यही नेहरू है यार, आज उसका एक और पत्र मिला है। आई सी। सांवले की आंखों और होठों के कोरों में हास्य की हल्की सी किरणें पैदा होकर विलीन हो गई। हाँ डियर, यह आदमी मुझको बहुत परेशान कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि भाई मैंने मेरे भारत की प्राइम मिनिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो। मेरे पास बड़े बड़े काम हैं, लेकिन मानता ही नहीं। क्या कहता है? वही पुराना राग इस बार लिखा है। अब मैं थक गया हूं। गांधी जी देश का जो भार मुझे सौंप गए, उसको मैं आपके मजबूत कंधों पर रखना चाहता हूं। इस अभागे देश में आज आपसे काबिल और समझदार दूसरा कोई भी नहीं है। तो लट्टू तेजी से नचाकर सहसा गिर गए, और इस तरह वे कुछ क्षण हंसकर गंभीर हो गए। और भी तो नेता हैं? सांवले ने पूछा। नेहरू देश के और सभी नेताओं को निकम्मा और बातूनी समझता है। तुमको तो मालूम है ना मिस्टर, लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो नेहरू ने अशोक होटल में आकर मुझसे मुलाकात की थी। नहीं, तुम हरामी की औलाद हो, कोई बात बताते भी तो नहीं है? सांवले की आंखें बटन की तरह चमकने लगी। नेहरू हाथ पकड़कर रोने लगा। बोला, आज देश भारी संकट से गुजर रहा है। सभी नेता और मंत्री बेईमान हैं, संकीर्ण विचारों के हैं। जो ईमानदार हैं उनके पास अपना दिमाग नहीं है। मेरी लीडरशिप भी कमजोर है। मेरे अफसर मुझको धोखा देके भाग जाते हैं। जनता की भलाई के लिए मैंने 5 साल योजनाएं शुरू की, लेकिन ब्लॉकों के सरकारी कर्मचारी अपने घरों को भरने में लगे हैं। मैं जानता हूं कि सारे देश में कुछ लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अरे, किसी से कहना मत साले। उसने तो अंत में कहा, देश को आज केवल आपका ही सहारा है। आप ही पूंजीपतियों, मंत्रियों और अफसरों के षड्यंत्र को खत्म करके समाजवाद कायम कर सकते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, ऐसे छोटे मोटे काम का माम दौलत नहीं करते। प्यार, तुमको देश की खातिर कुछ तो झुकना ही चाहिए। हाँ नहीं बे, मैं सिद्धांतों का आदमी हूं। हाँ, नेहरू को ट्रंक कॉल करके आ रहा है, इसलिए तो देर हुई। अच्छा, हो, मैंने साफ साफ कह दिया, भैया देश की प्राइम मिनिस्ट्री मुझे मंजूर नहीं। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे विश्व शांति कायम करनी है। दोनों दांत खोलकर हंसने लगे। तुम्हारा सोचना एक तरह से ठीक ही है। हाँ, मुझको भी एक मामूली बात मालूम पड़ती है। कल मुझको भी अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी का एक तार मिला था। क्या लिखता है? गोरे की आंखों में सिकुड़न आ गई।
मुझको अमेरिका बुला रहा है। उसने लिखा है कि आप जैसे साहसी व्यक्ति आज संसार में कोई दूसरा नहीं। आप आ जाएंगे तो अमेरिका निश्चित रूप से रूस को युद्ध में हरा देगा। तुमने कोई जवाब दिया है? मैंने भी कबूल कर लिया कि मैं राष्ट्रीय विचारों का युवक हूं। इस घोर संकट के समय किसी भी हालत में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता। अच्छा किया। वैसे वह शख्स है बहुत सीधा साधा, मेरी तो बड़ी इज्जत करता है। मैंने भी उससे तुम्हारी सिफारिश कर दी थी। इस पर वे एक साथ ही इस तरह सिर नीचा करके हंसने लगे, जैसे अपनी निकली छातियों को देखकर खुश हो रहे हों। परंतु बगल में खड़े एक पटवारी सज्जन की खिलखिलाहट सुनकर फौरन गंभीर हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गई, होठों में दृढ़ता आ गई और गर्दन तन गई। उसके बाद गोरे ने अजीब शान से आगे बढ़कर पान वाले से कैप्टन का डिब्बा लिया। फिर दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाई और अंत में सेटिंग करने वाले रेल के इंजन की तरह लापरवाही से धुआं छोड़ते हुए वहां से चलते बने। एक चौड़ी और साफ सुथरी तारकोल की सड़क के दोनों ओर भव्य दुकानें थीं। अगल बगल दोनों फुटपाथों पर हर उम्र के पेशा, रंग रूप की स्त्री पुरुषों की उत्साही भीड़ें विपरीत दिशाओं को सड़क पार कर रही थीं। वे बाई पटरी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कूल्हे खूब मटक रहे थे। उनके हाथ कुछ फैलकर इस तरह आगे पीछे हो रहे थे जैसे वो खड़े होकर तैर रहे हों। वे अक्सर अपने दाएं और बाएं और अत्यधिक नाराजी से घूरते थे। एक बार जब भड़कीले वस्त्रों से सज्जित कुछ छात्राओं का एक दल सुगंध उड़ाता हुआ बगल से गुजरा तो उन्होंने होठ सिकोकर चुंबन की आवाजें पैदा की। जब वे बाजार के खुद दूसरे छोर पर पहुंच गए तो उन्होंने सरदार की दुकान के सामने खड़े होकर बादाम का शरबत पिया, बनारसी पान के यहां जाकर 4-4 बीड़े महंगी पान खाए और अंत में बाई पटरी से वापस लौटने लगे। उस लौंडिया को पहचान रहे हो? हाँ? नहीं। सांवले ने पीछे घूमकर एक दुबली पतली लड़की को जाते हुए देखा। तुम साले गधे हो। जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो तुमको सेक्रेटरिएट का भंगी बनाऊंगा बेटे। यह है चंदा सिन्हा, एमए इंग्लिश टॉप करके अब रिसर्च कर रही है। वह मुझको अपना पति मान चुकी है। या पुत्र, मजाक नहीं डियर। कई बार चरण पकड़कर रो चुकी है। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। तुम्हारे बाप भी तो बाल ब्रह्मचारी ही थे। दोनों ने मुंह कानों तक फैल गए। यहां तुम हर बात में नॉन सीरियस हो जाते हो। मैं देश की कोटि कोटि जनता के कल्याण के लिए अपील करता हूं, तुम गंभीर बनो और अनुशासन में रहो। अच्छा फरमाइए हुजूर। शहंशाह हरामी उल मुल्क। तो हे अर्जुन सुनो। एक रोज प्रोफेसर दीक्षित मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड? हाँ हाँ। अबे बे और कौन? प्रोफेसर दीक्षित हैं इस अखिल विश्व में। गलती हुई सरकार, क्षमा करिए। आते ही हाथ जोड़कर बोले, इस संसार में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चंद्रा सिन्हा के बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वह मामूली स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ही उसको टॉप कराया। मैंने उससे कई बार कहा कि तुमको 2 वर्ष में ही मैं डॉक्टरेट दिला दूंगा। मैंने हर दर्जे के लिए पाठ्य पुस्तकें और कुंजियां लिखकर जो लाखों रुपए कमाए हैं उनको चंद्रा के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह तो मेरी ओर देखती भी नहीं। वह आपके ही नाम का माला जपती रहती है। आप समझा देंगे तो कहना मान जाएगी। तुम तो बेटा फिर हरे हो गए। तुम्हारा एक पीड़ वह लेता जो है। हाँ, सारा देश जिसकी पूजा करता है वह उस पिद्दी से डरेगा। मैंने डॉक्टर उससे पूछा, बच्चों पाठ्य पुस्तकों का रौब तो बहुत दिखाते हो, लेकिन क्या तुम उससे इनकार कर सकते हो कि तुम्हारी सभी पुस्तकें तुम्हारे शिष्यों की लिखी हुई हैं? फिर क्या बोलिस? बोलता क्या, थर थर कांपने लगा। मेरे चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा कि मैं इस बात किसी से न कहूं। मैंने कड़क कर उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों की चापलूसी करते हो। तुमने अनगिनत लड़कियों की जिंदगी इस तरह से चौपट की है। चंदा सती साध्वी नारी है। अगर
आइंदा तुमने उसको बुरी नजर से देखा तो तुम्हें बाध्य होकर देश की शिक्षा पद्धति के अमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। सहसा एक बुक स्टॉल से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ, जिसके सामने एक जवान गोरी और सुंदर महिला खड़ी थी। उसका जूड़ा सर्प की कुंडली की तरह पीछे बंधा था और उसके पुष्ट शरीर पर गिरवे रंग की एक रेशमी साड़ी सयत्न लापरवाही के साथ लिपटी थी, जिससे वह कोई बौद्ध भिक्षुणी की तरह दिखाई दे रही थी। बस ईब्स वकीली को ध्यानपूर्वक उलट पुलट कर देख रही थी, परंतु उसके मुख पर इस आशा का भाव था कि लोग उसको अत्यधिक आधुनिक और प्रबुद्ध समझे। वे भी मुंह से धीरे धीरे सीटी की आवाजें निकालते हुए निकट आकर खड़े हो गए और कुछ पत्र पत्रिकाओं को उलटने पुलटने लगे। उन्होंने बारी बारी से रेखा, गोरी, रीडर्स डाइजेस्ट, इलेक्ट्रेट, वकीली, लाइफ, मनोहर कहानियां, फिल्म फेयर, जासूसी महलात पत्रिकाएं देखी। बीच बीच में उस महिला को घूरते जाते और कोई बात कह के जोर से हंस पड़ते। यार लास्को भी अजीब आदमी था, गोरे ने कहा। क्यों? तुम तो जानते हो कि ग्रामर और पॉलिटिक्स लिखने के पहले वह मुझसे मिलने आया था। कुछ कुछ याद आ रहा है? सांवला महिला की ओर तिरछी दृष्टि देखकर जोर से हंस पड़ा। वह एक रात को चुपके से मेरे घर पहुंचा, गिड़गिड़ाकर बोला, जब तक आप मदद न करेंगे मेरी किताब लिखी नहीं जाएगी। मुझे दया आ गई कि आदमी शरीफ है और इसके लिए कुछ कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई मेरे पास इतना समय तो नहीं तुम्हारे लिए पूरी पुस्तक लिख दूं। रोज मैं रात को 2 घंटे बोल दूंगा, तुम नोट कर लेना। तैयार हुआ? अरे बड़ा खुश हुआ। मैंने 10 दिन में ही पूरी किताब डिक्टेट करा दी। वह कहने लगा, पुस्तक के असली लेखक आप ही हैं और उस पर आपका ही नाम चाहिए। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं सत्य और अहिंसा के देश का रहने वाला हूं और मेरी सेवाएं सदा निस्वार्थ रहेंगी। उस महिला ने शान से गर्दन घुमाकर उनकी ओर घूरती नजर से देखा। फिर वह ईप्स वकीली खरीदकर उपेक्षापूर्ण भाव प्रकट करती हुई चली गई। दोनों ने जोर का ठका लगाया। फिर सांवला शीघ्र ही गंभीर होकर गुनगुनाने लगा, मुझे पलकों की छाओं में रहने दे, एहसान तेरा होगा मुझ पे, मुझे पलकों की छाओं में रहने दे। उन्होंने बाजार के 2 और चक्कर लगाए, तब जाकर अंधेरा छा गया था। सभी दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाकर रहस्यमय स्वप्नलोक की तरह प्रतीत हो रही थीं। फिर उसी पान की दुकान पर आकर खड़े हो गए। इस बार सांवले ने सिगरेट खरीदी। डियर, हम काफी विदेशी भ्रमण कर चुके हैं, हाँ, अब हमको प्यारे स्वदेश की भी सुध लेनी चाहिए। गोरा जमुहाई लेकर बोला, ओ भाई अब तो चलो। हाँ, मेरी भी पवित्र आत्मा स्वदेश के लिए छटपटा रही है। लेट अस गो नाउ। कुछ दूर चलकर वे द प्रिंस में घुस गए। काउंटर पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति अत्यधिक तटस्थ और विनम्र भाव से बैठा था। उसने झुककर उनको सलाम किया। दाहिनी ओर 4 केबिन बने हुए थे। पहले में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे और जोर जोर से बातें करके ठहाके लगा रहे थे। जिनको देखते ही वो दोनों अत्यधिक गंभीर हो गए और उनके चेहरे पर उच्चता और उपेक्षा का भाव अंकित हो गया। अंतिम केबिन में जाकर बैठ गए। क्या लोगे? गोरे ने पूछा। देश का सामाजिक नैतिक स्तर ऊंचा करना है, ब्रांडी ही चलने दे। एक अद्धा और साथ में अभी उबले हुए अंडे गोरे ने ऑर्डर कर दिया। जब बहरे ने सामान लगाकर मेज पर रख दिया तो गोरे ने 2 गिलासों में बराबर मात्रा में शराब डाली। सांवले ने चुपके से अपने गिलास की कुछ शराब गोरे के गिलास में उड़ेल दी और अंत में झेप कर हंसने लगा। साले तुम कायर हो। गोरा बिगड़ गया और मैंने सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर होने पर तुमको भ्रष्टाचार निवारण समिति और जातिभेद उन्मूलन समिति का अध्यक्ष बना दूंगा, लेकिन तुम इतनी पी नहीं सकते। अवसर आने पर घूस कैसे लोगे, जालसाजी कैसे करोगे, झूठ कैसे बोलोगे, फिर देश की सेवा करोगे? खाक। दोनों जोर से ठहाकर फिर हंसने लगे। फिर उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। वे शराब की चुस्की लेने के बाद अंडे खाकर कुछ देर तक अपनी नाक की सीधी महत्वपूर्ण और बुजुर्गाना ढंग से देखते और बाद में सिगरेट के गहरे कस खींचकर धुआं छोड़ने लगते थे। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे तमतमा रहे थे। फुटपाथों की भीड़ हल्की पड़ गई थी। गोरे ने हाथ ऊंचा करके शरीर को तोड़ा।
तुम्हारी लीडरशिप का मजा ना आया, आज तो तुम रचनात्मक कार्य होने चाहिए। तो तैयार हो जाओ, मैं देश की चौमुखी विकास और विश्व शांति की स्थापना के लिए जो कदम उठाने जा रहा हूं, उसमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की मदद चाहिए। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो मैं बाम दौलत खुश होकर तुमको होम मिनिस्टर बना दूंगा। जो आज्ञा हुजूर। तो आओ बेटा, रिक्शे पर बैठो। कुछ देर बाद उनका रिक्शा एक छोटी सी बस्ती के पास रुका, जिसमें खपड़ेल और फूस के 15-20 छोटे छोटे मकान थे। उस बस्ती में चौका बर्तन करने वाले कमकर कुछ रिक्शा चालक और इसी किस्म के मजदूर रहते थे। वह स्थान विश्वविद्यालय से लगभग 1 मील दूर शहर की सीमा पर स्थित था, इसलिए दूर का कोई अन्य बस्ती नहीं दिखाई देती थी। नुक्कड़ पर पान की एक छोटी सी ऐसी दुकान थी जिसमें अन्य छोटे मोटे सामान भी मिलते थे। झोपड़ी से मध्यम मटमैली रोशनियां झांक रही थी। रात अंधेरी थी, परंतु मौसम बहुत सुहावना था और निशब्द चलने वाली पवित्र, स्वच्छ और शीतल हवा शरीर और मन को पुलक भर देती थी। वे पहली झोपड़ी में ही घुसे। बाहर छोटे से बरामदे में बाईं ओर दीवार से सटकर नाव की तरह घरी एक पुरानी बसखट पड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ एक कोने में एक और औरत चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। वह चौंकर खड़ी हो गई, परंतु गोरे को तत्क्षण पहचान कर सज्जनतापूर्वक हंसने लगी जिससे उसके गालों के बीच गड्ढे पड़ गए। उसकी उम्र 24-25 की होगी। रंग करीब करीब काला था, परंतु शरीर मजबूत। वह देखने में बुरी भी नहीं थी। हाँ, वह एक मैली कुचेली साड़ी पहने थी और आंचल का अस्त व्यस्तता कारण उसके उन्नत और पुष्ट उरोज दिखाई दे रहे थे। वह एक सीधी सादी और सरल स्वभाव की स्त्री प्रतीत होती थी। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। बैठिए। हाँ, यहां बैठकर क्या होगा जी, गोरा हंस पड़ा तो भीतर चलिए। वहां भी हंसने लगी आज तुम्हारी सेवा में विश्व के एक महान नेता को लाया हूं। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती। कौन है ये? उनसे अदा के साथ सांवले की ओर देखा। ये अखिल विश्व लोफर संघ के अध्यक्ष हैं। इनको हर तरह से तुम्हें खुश करना है। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, किसी की तरह शिकायत नहीं होगी आपको। वह फिर हंसने लगी तुम्हारा दोपाया जानवर कहां है? कहीं पास चरने गया होगा। वह खिलखिलाने लगी तो क्या देर है, कुछ नहीं, दाल चुरती रहेगी। वह सहसा व्यस्त होकर चूल्हे के सामने बैठ गई। उसके होठ अनजाने में ही एक शिष्ट हल्की मुस्कुराहट से फैल गए थे। उसने एक लकड़ी निकालकर आंच धीमी कर दी, बटलोई की दाल को करछुल से चलाया और अंत में आश्वस्त होकर उठ खड़ी हुई। गोरा बाहर बस घर पर बैठा ऊँघता सा रहा। थोड़ी देर बाद औरत तेजी से बाहर आई और बटलाई को चूल्हे पर से उतारकर पूरा कोठरी में चली गई। अब बाहर बैठने की बारी सांवले की थी। इस बार बीच बरामदे के ताक पर रखी ढिबरी की रोशनी किसी बीमार की फीकी मुस्कुराहट की तरह टिमटिमाती रही। 2-2 रुपए हुए ना? बाहर निकलकर गोरे ने हंसकर पूछा आज तो 4 लूंगी। बड़ा परेशान किया है आप लोगों ने। वह आंखें मटकाकर बोली। हाँ, तुम तो पूंजीपति हो, तुमको किस बात की कमी है? अच्छा, 8-8 आना और लो, लेकिन 10 रुपए का नोट है। रुपए तो मेरे पास नहीं है, पान वाले से बुना लेते हैं। लाइए, मैं ले आती हूं। अरे, तुम देश की महान कार्यकर्ती हो, तुम कहां कष्ट करोगी? अभी आते हैं। अच्छी बात है। वह हंसने लगी वे झोपड़ी से बाहर निकलकर पान की दुकान की ओर बढ़े और औरत बरामदे में खड़ी उनको देख रही थी। साले जूते निकालकर हाथ में ले। गोरे ने दुकान के निकट पहुंचकर फुसफुसाहट के स्वर में कहा। क्यों? सांवला चौंक उठा। अरे, आदेश का चुपचाप पालन कर। आज समय आ गया है कि हमारे नवयुवक बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस और कर्मठता के साथ काम लें। मैं पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से उनका पथ प्रदर्शन करना चाहता हूं। दोनों झटपट अपने जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए। भाग साले, आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने का समय आ गया है। वे सरपट भाग चले। साथ में ही वह ही हंसते भी जा रहे थे और वह औरत झोपड़ी से बाहर निकल आई थी और छाती पीटकर विलाप करने लगी थी। अरे, लूट लिया हरामी के बच्चों ने, उन पर बज्जर गिरे। हाय राम, लूट लिया हरामी के बच्चों ने। झोपड़ी से कुछ व्यक्ति निकलकर युवकों के पीछे दौड़े। तारकोल की सड़कें जनशून्य थी। दोनों युवक अरबी घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे।
वो कभी बाएं घूम जाते, कभी दाएं। पीछा करने वालों में एक फुर्तीबाज व्यक्ति तीर की तरह उनकी ओर बढ़ा जा रहा था। वह समीप आता गया। वह समय दूर नहीं था जब वे आगे लपककर सांवले रंग के युवक को पकड़ लेते, जो पीछे पड़ गया था। परंतु सासा गोरा रुककर एक और खड़ा हो गया। उसने पेंट की जेब में से एक छुरा निकालकर खोल लिया, जो उसके हाथ में चमक उठा। फिर फुर्ती से आगे बढ़कर उसने छुरा उस व्यक्ति के पेट में भोंक दिया। हाय, मार डाला, कह के लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाद दोनों पुनः तेजी से भाग चले। जब बिजली का खंभा आया तो रोशनी में उनके पसीने से लथपथ ताकतवर शरीर बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। फिर वे मालूम नहीं किधर अंधेरे में खो गए। तो आज आपने सुनी हत्यारे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक और नई और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तो डॉक्टर अम्बरीश को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।